हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। अभी हम हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू कर रहे थे और इसमें हमने मौर्य काल के अंतर्गत 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व में आपको कल एक वीडियो बनाई थी और उसके वस्तुनिष्ठ मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। ठीक है, इसका बी वाला सही है। इनको कौटिल्य कहते थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। इन्होंने अर्थशास्त्र की किताब लिखी है जो कि राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। अर्थशास्त्र की किताब। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड इसमें कि मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, तो मैकियावेली की तुलना किससे की जाती है। तो मैकियावेली एक लेखक थे, एक दार्शनिक भी हुए है जर्मनी के। ठीक है, एक दार्शनिक भी थे, लेखक भी थे। इन्होंने एक किताब लिखी है प्रिंस, जो कि पॉलिटिक्स पर है और ये पॉलिटिक्स पर कौटिल्य की अर्थशास्त्र भी है। ठीक है, तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, तीसरा प्रश्न है कि वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन के लिए अपने भाई के सुसीम की हत्या की। तो अशोक का इसमें नाम आता है। अशोक ने अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की, इसलिए अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, टाइम लगा था क्योंकि अशोक माना जाता है काफ़ी अपने भाई से और औरों से लड़ा था, तो ये काफ़ी देर में सिंहासन पर बैठा था। और अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण किया था। ठीक है, सुसीम की उन्होंने हत्या की। इसके बाद चौथा प्रश्न है फ्रेंड, इसमें देखिए चौथा प्रश्न है कि अशोक की पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था। अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी, याद रखो आप, कारुवाकी अशोक की पत्नी थी, पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता में किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो अर्धमागधी को प्राकृत भाषा भी कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिलालेख भी कुछ अर्धमागधी में है, ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है, अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया। तो अर्धमागधी। ठीक है, अर्धमागधी एक भाषा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ब्राह्मी लिपि में और अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, ब्राह्मी लिपि का नाम है। ठीक है ना। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार ने विद्रोह को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा। तो अशोक को तक्षशिला भेजा। तक्षशिला ये यहाँ पर विश्वविद्यालय था। ठीक है, ये तक्षशिला पाकिस्तान में फ्रेंड्स, ठीक है, पाकिस्तान में है, अफगानिस्तान के पास तक्षशिला विश्वविद्यालय प्राचीन ये शिक्षा का केंद्र था बौद्ध काल में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपेरिमेंट कल की वीडियो में किया, आप उसको देख लेना एक बार। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी, देवताओं में प्रिय जिसको कहते थे, अशोक को कहते थे, देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहते थे। ठीक है, अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन माना जाता है। ठीक है ना, अशोक का नाम पुराणों में अशोक वर्धन है। ठीक है, और देवनाम प्रियदर्शी इनका नाम। आठवां प्रश्न है, मौर्य काल में प्राचीनतम राजवंश कौन सा था। तो मैंने कहा था प्राचीनतम राजवंश कौन सा है, मौर्य। इन्होंने सबसे पहले भारत में साम्राज्य फैलाया था, साम्राज्य इन्होंने फैलाया। ठीक है, एक राजनीतिक विस्तार किया, इसलिए प्राचीनतम माना जाता है मौर्य वंश। एक राजनीतिक रूप से एक कह सकते हैं तरीके से ये स्थापित हुआ। ठीक है ना, तो मौर्य वंश। इसके बाद देखिए 9वां क्वेश्चन है कि कौटिल्य का प्रधानमंत्री कौन था। कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य अलग है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य अलग है, विक्रमादित्य आगे आएगा गुप्त में। चंद्रगुप्त मौर्य जो कि मौर्य वंश के संस्थापक थे, इनके प्रधानमंत्री रहे हैं कौटिल्य चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र किताब लिखी है। ठीक है, और कौटिल्य ने नंद वंश के शासक घनानंद को मरवाने में सहायता की थी चंद्रगुप्त मौर्य की। उसके बाद यहाँ पर साम्राज्य स्थापित हो गया था। इसके बाद देखिए 10वां प्रश्न है कि कलिंग विजय के उपरांत, इसको हटा दो, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार किया। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, बौद्ध धर्म। इसका बी वाला सही है। यहाँ माना जाता है कि कलिंग के आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ठीक है, उसका हृदय परिवर्तन हुआ था। 11वां है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी। ठीक है, तो चाणक्य ने की थी, ये सही है, क्योंकि नंद वंश पे घनानंद का शासन था, तो चाणक्य ने सहायता की थी उनको मराने के लिए, और उसके प्रधानमंत्री ये बने थे। ठीक है, सांची किस कला को मूर्ति कला का निर्भर करता है। तो बौद्ध कला का है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है, ये बौद्ध कला का एक प्रसिद्ध नमूना है। ठीक है, इसके बाद देखिए सांची का स्तूप के बाद है 13वां प्रश्न, प्राचीन भारत का वो शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया। तो चंद्रगुप्त मौर्य है, जैन धर्म अपनाया और संलेखना विधि से मरे थे श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है, आप याद रखेंगे, शरीर त्याग कर। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की। चंद्रगुप्त मौर्य ने की, बिल्कुल सही है। इसके बाद कौन आए, बिंदुसार, फिर अशोक आए। ठीक है, 15वां है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम पर्ण था, मैंने आपको कल बताया था। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा कौन सी थी, पर्ण थी, मैंने आपको बताया है। और सीता बोलते थे राजकीय भूमि को, पर्ण इंपॉर्टेंट है, ए वाला सही है। 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मौर्य वंश का शासक नहीं था। तो अजातशत्रु मौर्य वंश का नहीं था। अजातशत्रु किसका था, हर्यक वंश का, बाकी मौर्य वंश के हैं। ठीक है, हर्यक वंश मगध में पहला आया था। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुणाल था, कहीं कहीं कुणाल है, कहीं जालोक है, अलग अलग है। तो कुणाल ऑप्शन में कुणाल लिखा हुआ, तो कुणाल आप लिखिए, कुणाल अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में थे। ठीक है, इसके बाद लिखा है मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे। तो मुद्रा राक्षस किसने लिखी है, विशाखादत्त। इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी हमें मिलती है, विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है।
9वां प्रश्न 19वां प्रश्न है कि विशाखादत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्राक्षस की विषय वस्तु। तो लास्ट ऑप्शन इसमें देखिए आप, चंद्रगुप्त मौर्य के समय राज दरबार की ध्रुवी संधियों के बारे में, जो चंद्रगुप्त मौर्य के समय जो भी उस समय शासन व्यवस्था थी उसके बारे में, ठीक है, हाँ शासन व्यवस्था के बारे में, कानून व्यवस्था। 20वां प्रश्न दिख रहा है कि मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीती। चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त मौर्य ने पहली बार मालवा जीता था, गुजरात जीता था और महाराष्ट्र जीते थे, ठीक है, 3 ये मौर्य ने जीते, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नंदवंश के बाद 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना हो जाती है घनानंद की मृत्यु के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद है किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की। तो अशोक बिल्कुल सही है, अशोक ने सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी अशोक ने, ठीक है। तो अशोक एक इम्पोर्टेंट पर्सन रहे हैं मौर्य वंश में, ठीक है, जिनके समय साम्राज्य काफ़ी विस्तारित हुआ। इन्होंने कलिंग पर आक्रमण किया था, उदारता करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी, ठीक है, बाद में ये उदार बन गए थे, ठीक है। इसके बाद देखिए निम्नलिखित किस शहर में अशोक का शिलालेख नहीं है, ठीक है, पाटलिपुत्र में नहीं है, पाटलिपुत्र पटना में है। बाकी मैंने आपको कल बताया था, टोपरा दिल्ली में, कांधार बताया था, गिरनार बताया था, गिरनार गुजरात, ये सब बताया था मैंने आपको। ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ जाते हैं, लेकिन पाटलिपुत्र में शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसका, चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र का लेखक मतलब कौटिल्य, किसका समकालीन था, चंद्रगुप्त मौर्य का, बी वाला सही है। नंदवंश के पश्चात मगध पर किसने स्थापित किया, नंदवंश के पश्चात मौर्य वंश आया, ठीक है। मौर्य के बाद कौन आएगा, शुंग वंश आएगा इसके बाद, जब वीडियो बनेगी, ठीक है। उसके बाद गुप्त काल आएगा, गुप्त और शुंग एक साथ चलेंगे, फिर कुषाण भी एक साथ चलेगा, तीनों एक साथ चलेंगे, ठीक है ना। तो नंद के बाद मौर्य आए थे 322 ईसा पूर्व में, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखो इसको। इसके बाद देखिए मौर्य काल में शिक्षा का वास्तविक केंद्र था तक्षशिला, पाकिस्तान में बताया था मैंने। मौर्य काल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैगस्थनीज की पुस्तक कौन है, इंडिका, जिससे मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। एक यूनानी, एक ये था यात्री था यूनानी, इंडिका पुस्तक में इन्होंने मौर्यकालीन जानकारी दी है। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वो है विशाखादत्त, ठीक है। विशाखादत्त की मुद्रा राक्षस में, यानी किताब का नाम है मुद्रा राक्षस में मौर्य काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। आप इनको याद रखेंगे फ्रेंड्स, इसमें आप इनको नोट भी कर लेंगे। इससे कल मैंने वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, इंडिका में, बिल्कुल रिपीट हो गया। फिर अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है प्राकृत, बिल्कुल सही है, प्राकृत भाषा है और ब्राह्मी लिपि है, ठीक है। ब्राह्मी लिपि का नाम है, जैसे हमारी भाषा हिंदी है लेकिन लिपि देवनागरी है, तो लिपि अलग चीज़ है और भाषा अलग चीज़ है, ठीक है। और सहबाजगढ़ी और मानसेरा में खरोष्ठी लिपि है, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 29 के बाद 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, ठीक है। दक्कन नीचे महाराष्ट्र में चंद्रगुप्त ने, ठीक है, महाराष्ट्र विजय प्राप्त की, दक्कन नीचे दक्षिण में। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में बांटा, तो 7 भागों में बांटा था मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को, ये उसने इंडिका में लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, तो राजनीतिक नीतियाँ हैं, पॉलिटिक्स से संबंधित है, मैंने आपको बताया है। पॉलिटिक्स की किताब है, अर्थशास्त्र समझकर अर्थशास्त्र की मत करना, राजनीतिक विज्ञान की किताब है, ठीक है। इसके बाद देखिए 33वां निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था, श्रीलंका नहीं था, दूर है श्रीलंका, अफगानिस्तान था, बिहार था, कलिंग था, ठीक है, श्रीलंका नहीं था, ऑप्शन से लग रहा है। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम राजधानी बनाई, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी, मौर्य वंश में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश के संस्थापक थे, ठीक है, जिनका नाम सैंडोक्रोट्स मिलता है, ठीक है, सैंडोक्रोट्स मिलता है उपनाम चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है। इसके बाद देखिए पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का पहला चंद्रगुप्त का जो महल था वो किस महल था, किससे बना था, लकड़ी का, ठीक है। कहाँ, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त का महल किससे बना था, सामान्यतः लकड़ी से बना था, ठीक है, ऐसा माना जाता है। बराबर की पहाड़ियाँ, मैंने आपको बताया था, गुफाएं हैं, ये बिहार में हैं, जो आजीविकों के लिए दान में दी गई थी। इसका उपयोग किया गया था आजीविकों के लिए, हाँ इसमें आजीविक हैं। बराबर की पहाड़ियाँ हैं बिहार में, ठीक है। और एक ये इम्पोर्टेंट है, अशोक के अभिलेख के रूप में भी है, अशोक के अभिलेख शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख के रूप में मिले हैं, मैंने कल वीडियो में आपको बताया है। तो ये गुफाएं अभिलेख के लिए ही नहीं बल्कि आजीविक संप्रदाय के लोगों के लिए रहने के लिए दी गई थी। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तक थे मखली घोषाल, ठीक है। इसके बाद देखिए किस अभिलेख में यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। रुद्रदामन अभी इसके बाद आएगा, पुष्यमित्र, ये शुंग वंश में रुद्रदामन जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया सुदर्शन झील बनाई थी, ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य ने, लेकिन जीर्णोद्धार कराया रुद्रदामन ने, आगे शुंग वंश में आएगा। और इनका जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ कहाँ पड़ता है, गुजरात में, इनके बारे में है, रुद्रदामन में के बारे में उसमें, ठीक है। और उसमें ऐसा लिखा है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम तक था, पश्चिम का है गुजरात में,
ठीक है। पश्चिम वाला हिस्सा गुजरात का है। तो रुद्रदामन के अभिलेख में लिखा गया, और जूनागढ़ अभिलेख में लिखा है कि इनका क्षेत्र वहीं तक फैला था, ठीक है। कल वीडियो में आपको बताया, आप नोट कर लेना। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बनाया, बिल्कुल सही है। भाबरू स्तंभ, ध्यान रखना फ्रेंड्स, भाबरू लघु शिलालेख है, थोड़ा छोटा पत्थर है, मतलब उसमें लिखा गया है, और ये है भाबरू पड़ता है राजस्थान में, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें अशोक ने स्वयं को मगधाधिराज बताया है। मगधाधिराज मतलब मगध का राजा। लघु शिलालेख है, कल मैंने बताया नहीं था आपको, क्योंकि ये बृहद मैंने कल बताए थे। इंपॉर्टेंट वैसे बृहद ही है, लेकिन भाबरू और मॉस्की दो आते हैं, भी आगे आएगा उसका नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए 39वां प्रश्न है, मिलान करना है, ठीक है। मिलान किसे करना है, 1 का 2 से, और ये शायद उपनाम है, ठीक है। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और चाणक्य, ठीक है। चंद्रगुप्त का नाम आता है सैंडरकोट, सही है। बिंदुसार का नाम आता है अमित्रघात, ठीक है, दुश्मन का नाश करने वाला। अशोक का नाम आ रहा है प्रियदर्शी, देवनाम प्रियदर्शी। चाणक्य का विष्णुगुप्त। तो आप देख लीजिए, इसका सी वाला सही है, उपनाम याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद देखिए 40वां प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया, बिल्कुल चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, और सबसे प्राचीनतम राजवंश भी है, क्योंकि राजनीतिक रूप से इनकी शक्ति थी, और ये काफ़ी विस्तारित इसका हुआ, कल मैप में आना को बताया था। उत्तरांचल में अशोक का शिलालेख है कालसी में, ठीक है। कालसी वाला ब्राह्मी लिपि में है, और ध्यान देना फ्रेंड्स, कालसी वाला कहीं 13वें नंबर का मानते हैं, जो कलिंग युद्ध का वर्णन है, लेकिन उसमें 4थे नंबर का वहाँ पर लिखा गया है। 4थे नंबर का शिलालेख है, जिसमें भेरी घोष की जगह धम्म घोष, अर्थात धम्म अपनाने की बात की गई, अर्थात लड़ाई की बात नहीं कही गई, धम्म की बात की गई। अशोक का धम्म बुद्ध के त्रिरत्न के धम्म से आप ले सकते हैं, अर्थात बौद्ध धर्म अपनाया था उन्होंने, ऐसा उसमें लिखा है। तो मैं इसको कहूँगा कि आप 4थे नंबर का आप मान सकते हैं, कलिंग वाला, ठीक है। कहीं 13वां भी है, 13वें में किसका वर्णन है, कलिंग युद्ध का, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, उत्तरांचल के कालसी में, जौनसार एरिया है। सांची का स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने, एमपी में है, मध्य प्रदेश, ठीक है। बौद्धकालीन का स्तूप कटोरीनुमा आकार का होता है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसप था, ठीक है। अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला पहला अंग्रेज कौन था, जेम्स प्रिंसप था। और खोजा किसने, पेंथलर ने, ठीक है। खोजा किसने था। इसके बाद देखिए कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन कैसे मिलता है, तो 13वें नंबर पर मिलता है, 10, 11, 12, 13, रोमन में लिखा है 13वें नंबर पे, ठीक है, 13वां। इसके बाद देखिए प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मैगस्थनीज किसके दौरान बनाए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिल्कुल सही है, यूनानी थे। चंद्रगुप्त मौर्य जो मौर्य वंश के स्थापक थे, उनके दौरान में आए थे ये सबसे पहले। तो ठीक है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही आंसर है। इसके बाद देखिए 46वां प्रश्न है, हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, ठीक है। सेल्यूकस का नाम नहीं आता, ध्यान देना, सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति था। सिकंदर का सेनापति कौन था, सेल्यूकस निकेटर, वही सिकंदर जिसने 326 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। पोरस की लड़ाई भी हुई थी, और इनका सेनापति सेल्यूकस था, जिसको मौर्य ने हराया था 305 ईसा पूर्व में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 47वां देखिए, कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता, अशोक, बिल्कुल सही है, जनता के संपर्क में रहता था, इसलिए लोग इन्हें अच्छा मानते थे, ठीक है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, क्या किया उन्होंने, भारी रक्तपात देखकर बौद्ध धर्म अपनाया, बिल्कुल सही, रिपीट हुआ है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में, प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में है, ठीक है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बिरसल या निम्न कुल का प्रयोग किया, ध्यान देना, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, जो कि विशाखातंत्र लिखी है, इसमें उन्होंने उनको निम्न कुल का बताया है, इसको आप नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए 51वां प्रश्न आ रहा है कि मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है, उन्होंने विकास किया था किसका, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, मौर्य के बारे में बिल्कुल सही है, एक संस्कृति कला साहित्य का हुआ था, ठीक है। इसके बाद हुआ था, इसमें सोने के सिक्के तो नहीं आए थे, प्रांतीय विभाजन हुआ था, बिल्कुल सही है। और इसमें हुआ था हिंदुकुश तक साम्राज्य, हिंदुकुश ऊपर से उत्तर से लेकर, उत्तर में हिंदुकुश और नीचे दक्षिण तक हुआ था। बाकी इसमें सोने के सिक्के की बात नहीं हुई थी। 1, 3, 4 बिल्कुल सही है, ठीक है। मौर्य काल में हम उनकी स्तूप वगैरह हम बाद में देखते हैं, अशोक ने काफ़ी स्तूप बनाए थे, ठीक है। तो हम उनकी कला साहित्य को हम उससे परिचित हैं, साहित्य की उसमें किताबें काफ़ी लिखी गई थी। 52वां प्रश्न देखिए फ्रेंड्स, कथन 1, अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था, सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, बिल्कुल सही है, ठीक। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाले स्थलीय समुद्री मार्गों को नियंत्रित, कलिंग क्योंकि उड़ीसा में है और उड़ीसा समुद्री किनारे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको कल मैप से बताया था, ये जैसे ये भारत का दक्षिणी सिरा है, ठीक है, ये दक्षिणी सिरा, तो यहाँ पर कलिंग है, तो समुद्री मार्ग से ये जुड़ा था, ठीक है। तो दोनों कथन सही है, ठीक है। 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण हुआ था। अशोक के शिलालेख जो रॉक इरेक्ट है, उसमें उसके बारे में हमें क्या पता लगता है, एक मिनट इसको फिर पढ़ते हैं। अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, अच्छा, उनमें शामिल है पहला और 13वां, सॉरी इसका है दूसरा और 13वां, इसका सी वाला सही है। ध्यान रखना फ्रेंड्स, संगम राजवंश की स्थापना दक्षिण में हुई थी, अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा। संगम राजवंश के बारे में अशोक के दूसरे और
13वें नंबर के जो कलिंग वाला है उसमें इनके बारे में पता लगता है कि संगम राजवंश भी दक्षिण में था, संगम राजवंश, ठीक है, जिसमें कि तमिल साहित्य की रचना हुई थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसके बाद आएगा, बल्कि साथ साथ ही चलेगा, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में 2 राजवंश चल रहे हैं साथ साथ, ठीक है। इसके बाद देखिए 55वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख में, तो बिल्कुल सही है मास्की में। जो ध्यान रखना, मास्की का जो छोटा सा शिलालेख है, मॉस्की का छोटा सा शिलालेख है, बृहद नहीं है, बृहद मैंने आपको कल बता रखे हैं, बड़े वाले 8 हैं, मॉस्की का छोटा सा है और ये कर्नाटक में मिला है, ठीक है। मॉस्की का लघु शिलालेख कर्नाटक में मिला है, इसमें अशोक का नाम सबसे पहले अशोक है, ठीक है। अशोक का व्यक्ति का नाम अशोक है, आप इसको याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी और यूपीपीसीएस में पूछा गया है और ये प्रश्न काफ़ी रिपीट होते हैं एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए लघु शिलालेख में से मॉस्की और आप भब्रू याद रखो। निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तरित समूह के बारे में गलत है, तो ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं, ये गलत है। ये अखंड है, सही है, इन पर बढ़िया पॉलिश है, सही है। स्तंभों का सेप्ट सुंडाकार है, ठीक है। सुंडाकार मतलब जैसे गोल, जैसे सुंडाकार कह सकते हैं आप, गोल जैसे हैं, ठीक है। स्तंभों के सेप्ट जो ऊपर है सुंडाकार, ऊपर को बारीक हो रहे हैं, ठीक है, ऐसे करके हैं, ऊपर को बारीक हो रहे हैं, गर्त जैसे हैं, ऊपर को ये बारीक बारीक हो रहे हैं, ये इसको बोलते हैं सुंडाकार, ठीक है ना। तो ऐसे ये हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। पॉलिश भी इन पे है, लिखे हैं इन पे, ठीक है, इस पर लिखा गया है। ये अखंड है, हमेशा है। स्थापत्य संरचना के भाग है, स्थापत्य संरचना के भाग नहीं आते हैं, ठीक है। निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभ, प्रस्तर का अर्थ है पत्थर स्तंभ के बारे में, ये गलत है, ये स्थापत्य में नहीं आता, ठीक है ना। अकॉर्डिंग ऑप्शन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य ने की थी, अशोक ने की थी। ये कलहण की राजतरंगिणी में लिखा गया है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी, ठीक है। श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है, ठीक है, इसको भी आप लिख देंगे, श्रीनगर झेलम नदी किनारे स्थित है, ठीक है। 58वां है प्रांत और उसकी राजधानी, तो इसकी प्रांत देखिए फ्रेंड्स, ये मौर्यकालीन प्रांत है, उत्तरापद, दक्षिणापद, अवंती और प्राची, पूरी प्रदेश। तो उत्तरापद की सही है तक्षशिला थी, दक्षिणापद की थी सुवर्णगिरी, अवंती राष्ट्र की थी उज्जैनी उज्जैन और प्राची पूर्व प्रदेश की पाटलिपुत्र बिहार में, ठीक है। तो ये देख लीजिए मौर्यकालीन प्रांत और उनके राजधानियाँ, ठीक है। कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली। 5 प्रांत थे, कलिंग की राजधानी कहाँ थी, तोसली। उनमें से 4 प्रांत हैं, कलिंग की राजधानी थी तोसली, याद रखेंगे आप। 59वां है किस राज्य में शूद्रों के लिए आर्य, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य का प्रयोग हुआ है, तो किस में हुआ है, अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र किसने लिखी है, कौटिल्य ने, जिनका दूसरा नाम विष्णुगुप्त था, और ये राजनीतिक किताब है, इसमें आर्य शब्द प्रयोग किया गया शूद्रों के लिए। 60वां है अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, तो उपगुप्त से ली थी, गुप्त वंश में आ रहे हैं ये। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 4थे वर्ष में 269 ईसा पूर्व उनका राज्याभिषेक हुआ, ठीक है। 269 पूर्व इनका राज्याभिषेक और 4थे वर्ष, हम पीछे को जाएंगे ईसा पूर्व के लिए, तो 269 में 4 घटा दो आप, तो 265, ठीक है। तो 265 ईसा पूर्व में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर, एक निग्रोध थे उस समय, उपगुप्त से इन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, किससे, किसने, अशोक ने, ठीक है। उसके बाद बौद्ध धर्म बनाया था, ठीक है ना। किसने पाटलिपुत्र को, हाँ, पॉलीब्रोथा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा, ठीक है। मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पॉलीब्रोथा, इसको आप नोट कर लेंगे, कल मैंने नहीं बताया था, पॉलीब्रोथा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलीब्रोथा। इसके बाद मौर्य काल में एग्रोनोमाई कौन था, एग्रोनोमाई, तो मौर्य काल में एग्रोनोमाई सड़क निर्माण अधिकारी होता था, जो कि सड़क का काम करता था, ठीक है। एग्रोनोमाई, ठीक है, तो सड़क निर्माण अधिकारी ये होता था, नोट कर लेंगे आप नाम, ठीक है। इसके बाद देखिए मौर्य काल में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहते थे, बिल्कुल ए वाला सही है, कल बता चुका हूँ मैं, क्योंकि गूढ़ का अर्थ गोपनीय। कि श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की, तो 30, ठीक है। मोगलीपुत 30 कौन था, मोगलीपुत 30 एक बौद्ध विद्वान थे, आप कह सकते हो, ठीक है। मोगलीपुत 30 एक बौद्ध विद्वान थे, ठीक है ना। तो अशोक के समय तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी उस समय इनके अध्यक्ष थे, ठीक है। ध्यान देना, तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के समय हुई थी और उस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत 30 इसके, और शासन था अशोक का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसका 65वां देखिए, 65वां किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म को अपनाने का वर्णन है, तो परिशिष्ट पर्वन, ठीक है, आप याद रख लो इसको, वैसे आ भी सकता है। जैन ग्रंथ बहुत सारे हैं, उनमें से एक परिशिष्ट वर्म में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने के बारे में बात हुई, ठीक है। इसके बाद है प्रश्न फ्रेंड नेक्स्ट, किस महीने 66वां, किस महीने में मौर्य का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, तो आषाढ़ के महीने में, जिसको जुलाई कहते हैं, इसमें उनका उस समय राजकोषीय वर्ष शुरू होता था, ठीक है, आषाढ़ में, जुलाई का, ठीक है। निम्नलिखित में से किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है, ठीक है। तो दक्षिण भारत में भी चल रहा है, ठीक है ना। इसके बाद दक्षिण भारत में पढ़ेंगे हम चोल वगैरह।
तो चोल का भी था अशोक के शिलालेख में, ठीक है। पांड्य का था दक्षिण में, और सत्यपुत्र का आएगा, और पांचवा आएगा विष्णुकुंड का। तो ये अशोक के शिलालेख में इनकी जातियाँ, ये जातियाँ थी फ्रेंड्स। वंश, चोल तो वंश भी था, वैसे जाति भी थी। तो इन वंशों का आता है, आप ए वाला देख लो। दक्षिण भारत के वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उत्तर भारत के ज़्यादा पढ़ेंगे। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, आपको पता ही है, शिलालेख से इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। अशोक के बारे में शिलालेख से पता लगता है, स्तंभ लेख और गुहा लेख से पता लगता है, ठीक है। तो अशोक के कितना शिलालेख हैं? 14, ठीक है। इसके बाद देखिए, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण में प्रवर्तित हुई? तो ब्राह्मी लिपि दक्षिण में प्रवर्तित हुई। ब्राह्मी लिपि काफ़ी प्रसिद्ध है, हमारी हिंदी भाषा का विकास ही ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ठीक है। इसके बाद देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अशोक का अभिलेख किस भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर पाया गया है? निम्नलिखित में से कहाँ पाया जाता है? ठीक है, अफगानिस्तान में पाया गया है। अशोक का जो अभिलेख है वो भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, ठीक है। और यह कहाँ पाया गया? अफगानिस्तान में। यहाँ भी अशोक के छोटे मोटे अभिलेख पाए गए हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ, जिसे पांडुरंजित बालूकाश्म के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए, जो सांदर खदानों से निकाले गए, ठीक है। तो इसका सीधे इसका जो शब्द है, ये वर्ड थोड़ा टफ लगेगा आपको। तो पॉलिश किए गए जो अशोक स्तंभ के जो एकाश्म है, और जो टुकड़े मिले हैं, ठीक है, वो कहाँ से मिले हैं? टुकड़े जो मिले हैं वो मिर्ज़ापुर के समीप चुनार एक जगह है फ्रेंड्स, ठीक है ना। जो पॉलिश किए गए जो टुकड़े मिले हुए हैं अशोक के स्तंभ के, वो मिर्ज़ापुर से मिले हुए हैं, यूपी में, ठीक है। मिर्ज़ापुर इलाहाबाद के पास में, ठीक है। CDS में पूछा गया है सीधे ये प्रश्न की भाषा ये है, ठीक है। इसके बाद देखिए, भारतीय लिखने कला नहीं जानते थे, ये मैगस्थनीज ने लिखा हुआ है इंडिका में। भारतीय जो है वो लिखने की कला नहीं जानते थे, ये कथन भी कभी कभार पूछ लेता है। मैगस्थनीज का है, इंपॉर्टेंट है, यूनानी दार्शनिक लेखक, ठीक है ना। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस एक से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया? बिंदुसार, ठीक है। इसका आंसर कौन सा है? बिंदुसार। फिर पढ़ लेंगे, किस मौर्य सम्राट ने, बिंदुसार ने विदेशी राजा, जो विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस थे, उनसे क्या किया? शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, ठीक है। तो बिंदुसार ने इसको शराब को भारत भेजने का आग्रह किया था, ठीक है। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस एक से बिंदुसार ने ये भेजने के लिए, शराब भेजने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए, अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है 13वां बृहत शिलालेख, इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, 13वां याद होना चाहिए आपको। इसके बाद बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक किस प्रांत का गवर्नर था? उज्जैन का था, जो कि क्षिप्रा नदी के किनारे है, जिसका पुराना नाम अवंतिका था, ठीक है। उज्जैन किस नदी किनारे? क्षिप्रा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए, किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? तो ठीक है, इसमें पृथक कलिंग शिलालेख में, जो कि कलिंग से हट के दूसरा मिला था एक कलिंग शिलालेख, इसमें बोला गया कि सारी प्रजा क्या है? मेरी संतान है। कौन सी घोषणा? ये कलिंग शिलालेख दूसरा वाला छोटा मिला था, एक 13वां है वो अलग है, ठीक है। एक बृहद पृथक से मिला था एक कलिंग वाला, उसमें लिखा गया है, आप एक ही मत समझना। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट कर? तो कलिंग के पृथक शिलालेख में बिल्कुल लिखा है, ठीक है। कलिंग के पृथक शिलालेख में लिखा है कि युद्ध नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा अंकित की है कि वो किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करूं या अपने अंशाला में रहूं या मैं जहां भी रहूं, मेरे महामते मुझे सारे रूप से संपर्क कर सकते हो। छठे शिलालेख में कहा कि मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, ठीक है, लड़ाई के लिए जो भी है। निम्न में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य साम्राज्य के अधिकारियों के नाम है? अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम होता है, सबसे बड़ा प्रादेशिक होता था, फिर राजुक, फिर युक्तक, एक वाला याद रख लो। ये इनके प्रशासनिक क्रम है। प्रशासनिक जो होती है उस समय, जैसे कि जो भी राजा होता है उसके अंतर्गत जो भी काम करते हैं, तो घटता हुआ पद है, ठीक है। तो ये पद होते थे उस समय, पद के नाम है ये, ठीक है। इसके बाद 80 प्रश्न आ रहा है, विष्टि क्या थी? तो विष्टि बेगारी थी फ्रेंड्स, ये एक तरह के टैक्स भी था। बेगारी का अर्थ है कि निःशुल्क श्रम कराकर उनको कुछ भी न देना, जैसे बेगार होता है, मतलब कि काम करा के उनको उनकी मजदूरी न देना, ठीक है। मौर्य काल में सीधा पढ़ चुके हैं, राजकोषीय भूमि थी। निम्न में मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है स्तंभ है, मौर्य कला का स्तंभ है, बौद्ध में स्तूप है, ठीक है, मौर्य का स्तंभ है, ठीक है ना। इनमें से स्तंभ अकॉर्डिंग ऑप्शन स्तंभ सही है। अशोक के 7 स्तंभ थे। कहाँ से प्राप्त, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसी देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का अनुमान मिलता है? तो ये बांग्लादेश में सौगिरा है, ठीक है, एक जगह, यहाँ एक अभिलेख है, उसमें ये है, वैसे इंपॉर्टेंट तो नहीं लग रहा है, ये आया भी नहीं कहीं, तो आप इसको देख लो। बांग्लादेश में सौगिरा, वहाँ से अभिलेख में अकाल सूखा जैसी की बात इसमें हुई है, उसमें राहत दिया होगा उन्होंने, उसकी बात उन्होंने कर रखी है। अशोक ने अपने पुत्रों को भेजा था, महेंद्र और संघमित्रा को। ये महेंद्र पुत्र था, संघमित्रा पुत्री थी, और श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा, और इनकी मृत्यु वहीं हो गई थी, बौद्ध, ये श्रीलंका में, इन दोनों की मृत्यु श्रीलंका में हो जाती है, ठीक है। इसके बाद देखिए, अशोक के मानसेरा, जो कि पाकिस्तान में, शहबाजगढ़ी से प्राप्त शिलालेख की मैंने लिपि आपको बता दी थी, खरोष्ट लिपि है, पाकिस्तान में दोनों, ठीक है। ये मानसेरा, शहबाजगढ़ी बड़े शिलालेखों में आते हैं, ठीक है।
ध्यान रखना फ्रेंड्स, 8 जगह से 14 प्रकार के शिलालेख मिले थे। 8 जगह में से 2 जगह ये भी हैं, बाकी 6 अन्य हैं, जिनमें से एक कालसी देहरादून में। ठीक है, अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सार एकुना कांधार से अशोक के ग्रीक और अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए। जो ग्रीक भाषा अरमाइक की थी, अरमाइक जो ईरान की लिपि थी, ईरान की भाषा थी अरमाइक, इस भाषा की भी अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं कांधार से। ठीक है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए, क्योंकि एग्जाम में आया भी है। ठीक है, इसके बाद देखिए, कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण, उसमें अधिकरण होते हैं 15 अधिकरण हैं, या आप कह सकते हैं उनके चैप्टर टाइप के हैं 15। ठीक है, अर्थशास्त्र में, जो कि राजनीति किताब है। ठीक है ना, पार्ट कह सकते हैं। अशोक यहाँ में उल्लिखित सप्तांग में शामिल है। ठीक है, तो सप्तांग करते किसी भी शासन को चलाने के लिए अर्थशास्त्र में बोला गया है कि हमें ये चीज़ ज़रूरी है। तो कौटिल्य ने बोला था, जो कि बहुत बड़े एक राजनीतिक विज्ञानी थे, उन्होंने कहा राजा होना चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, प्रशासन और कोष। अकॉर्डिंग ऑप्शन उन्होंने ये बोला था सप्तांग में शामिल है। ठीक है, शासन को चलाने के लिए, किसी राज्य को चलाने के लिए कोष का होना भी जरूरी है, क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, तो 7 चीज़ उन्होंने बताई थी, आप देख लो, उसको नोट कर लेना। अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का शासक था? तो मिस्र का था। अशोक के समकालीन यहाँ पर मिस्र का शासक ये पूछ दिया गया है, तुर्मय। इंपॉर्टेंट है ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, यही प्रश्न आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा वो। किसके शासनकाल में? डायमिकस। हाँ, बिंदुसार के समय डायमिकस आया था। बिंदुसार मौर्य वंश का दूसरा शासक था, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र डायमिकस। एक विदेशी यात्री आता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, जैसे मेगास्थनीज भी मौर्य के टाइम पर आता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? ठीक है, तो गुर्जरा में अशोक के अभिलेखों में अशोक का नामोल्लेख हुआ है। ठीक है, तो गुर्जरा में क्या हुआ? अशोक का नाम आया है मौस्की और गुर्जरा में, जो कि मौस्की का है कर्नाटक में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है आपको। मौस्की लघु शिलालेख है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाद की जो PDF है, मौर्य उत्तरकाल या पूर्व गुप्त काल की, हम पहले मैं आपको समझाऊंगा, फिर इसकी PDF जो वस्तुनिष्ठ है इसी प्रकार थोड़ा व्याख्या करूंगा। आप इन प्रश्नों को याद कर लीजिए, पहले वीडियो देखिए, फिर प्रश्न नोट कर लीजिए। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।